हेलो टू एवरीवन। शुरुआत करते हैं आज से हम पर्यावरण की सीरीज का, और मैं आपका अपना क्रांति से। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो दो शब्द है ये विद्यार्थियों को प्रायः बहुत कंफ्यूज करता है कि आखिरकार क्या है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। तो पहले तो हम इसे परिभाषित कर लेते हैं। पारिस्थितिकी क्या है इसे हम समझते हैं। देखिए, जब हम पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सीधा एक वर्ड आप याद रखो, स्टडी। इसका मतलब कि हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? हम अध्ययन करेंगे जो आपके पास एक भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत, ये भौतिक पर्यावरण है, इस भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी जीव आपके पास यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जीवधारी, इन सभी जीवधारियों का एक दूसरे के साथ क्या अंतर संबंध है, किस प्रकार की क्रिया पर ये एक दूसरे से निर्भर करते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं, तो कहलाता है पारिस्थितिकी। परंतु यहीं पर ही जब आपके पास शब्द आता है पारिस्थितिकी तंत्र, अब आप इसे समझिए, क्योंकि दोनों ही मिलता जुलता है और एक दूसरे के पूरक के तौर पर आपको दिखाई देता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जब बात होती है तो ये संपूर्ण भौतिक पर्यावरण जिसमें अब हम जीवों का एक दूसरे के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन कर रहे थे, याद रखना, यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे, यहाँ पर हम उन्हीं संबंधों को क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे, टू शो। ये है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने स्टडी किया और यहीं पर ही हमने पारिस्थितिकी तंत्र में उन सभी जीवधारियों का एक दूसरे जीवों के साथ उनके भौतिक पर्यावरण को लेकर के हम क्या देख रहे हैं? उनका इंटर रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र आ गया। ये दो शब्द थे जो विद्यार्थियों को काफी कंफ्यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे संबंधित कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कैसे होती है। संरचना, हाउ एक्चुअली इट फॉर्म्स। तो उसकी फॉर्मेशन को देखने के लिए हमें संरचना को समझना होगा। पारिस्थितिकी की संरचना, पारिस्थितिकी की संरचना मीन्स हाउ एक्चुअली इट फॉर्म्स। संरचना, कौन कौन से इसके फैक्टर्स है वो हमें देखना होगा। फैक्टर्स मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हो किस आधार पर ये बन रहा है। घटक, स्पेशली आप हिंदी मीडियम में आप इसे घटक कहते हैं। तो चलिए, अगर घटक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपके पास दो घटक दिखाई देते हैं हमें। दो घटक वो कौन कौन से हो सकते हैं इसे देखते हैं। चलिए, तो एक प्रमुख घटक के तौर पर आप पाएंगे जिसे हम कहेंगे जैविक घटक, ये आप याद रखिएगा। तो एक आ जाएगा आपके पास जैविक घटक, ये घटक है, और दूसरा आपके पास आएगा वो है अजैविक घटक। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे अजैविक घटक, और फिर हम जानेंगे कि आखिरकार ये जैविक और अजैविक घटक में कौन कौन सी जो फैक्टर्स हैं वो आएंगे। अजैविक घटक, तो सर्वप्रथम हम अजैविक घटक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जब हम किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बात करते हैं तो आपको मैंने पहले ही उसकी परिभाषित जब किया तो आपको बताया गया कि किसी भी एक भौतिक पर्यावरण में, भौतिक पर्यावरण में आपको क्या क्या मिल सकता है? जल मंडल मिल सकता है, स्थल मंडल मिल सकता है, वायुमंडल मिल सकता है। तो इन सब से जो इंटर रिलेशन है जीवों का, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो वो जो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल जो आपके पास दिखाई दे रहा है, खनिज आपको दिखाई दे रहा है, सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, वो सब अजैविक घटक में। तो क्या क्या आपको बताया गया? अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं, जैसे कि आपको बताया गया सूर्य की रोशनी यहाँ पर आएगा, जिसे आप सौर ऊर्जा आप कहोगे इन शॉर्ट। आप इस अजैविक घटक में हवा या वायु को आप ले सकते हो, जिसका प्रभाव आपको पारिस्थितिकी तंत्र में दिखाई देता है। आप इस अजैविक घटक में मृदा को ले सकते हैं, जैसे कि मैंने स्थल मंडल की बात किया, क्योंकि स्थल मंडल में उदाहरण के तौर पर आप जानते हो पौधों की वृद्धि होती है, तो आप मृदा आप ले सकते हो। आप इसी मृदा में पाए जाने वाले खनिज की बात कर सकते हो, उसका भी अपना प्रभाव पड़ता है। खनिज हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया। जल ले सकते हैं हम, क्योंकि जल का भी अपना एक प्रभाव है जीवों पर, उनके जीवन के चक्र को चलाने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जल इत्यादि। ये सब के सब जो आते हैं वो है अजैविक घटक में। अब हमारा जो विशेष फोकस रहेगा वो रहेगा कि अजैविक के स्थान पर जैविक घटक। जैविक घटक को जरा आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जीवधारियों की यहाँ पर बात होगी।
देखिए जैविक घटक को अगर हम डिवाइड करना चाहें या फिर अगर हम इसे और वर्गीकृत अगर करना चाहें तो वर्गीकृत करने के लिए हमें एक आधार लेना होगा और वो आधार होगा पोषण के आधार पर। याद रखिएगा पोषण के आधार पर यहाँ पे वर्गीकरण किया जा रहा है पोषण के आधार पर। तो चलिए देखते हैं पोषण के आधार पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो पोषण के आधार पर हमें यहाँ पर 3 नाम देखने मिलते हैं। जैसे कि हम पहले पेड़ पौधों को ले लेते हैं। अब पेड़ पौधे क्या है, वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से सूर्य के किरण की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट जैसे आप ले सकते हो कार्बन यौगिक, तो वो क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। तो पोषण के आधार पर इस जैविक घटक में सर्वप्रथम आपके पास आता है स्वपोषी। आप इसे समझिए क्या आएगा, स्वपोषी। अब इसी स्वपोषी का अन्य नाम आप जानते हो वो है उत्पादक के तौर पर। तो आप इनका अन्य नाम लिख सकते हो उत्पादक, प्रोड्यूसर। इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज प्रोड्यूसर। ठीक है। अब देखिए फिर से पोषण के आधार पर हमारा वर्गीकरण चल रहा है। तो अब आपके पास ऐसे भी तो आएंगे जो कि भोजन अपना स्वयं का नहीं बना सकते, तो उसके लिए जो शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो वो कहलाता है विषम पोषी। वो कहलाएगा विषम पोषी। ठीक, यह आ गया विषम पोषी। क्लियर है। अब विषम पोषी के लिए आपके पास एक अन्य नाम आता है वो है उपभोक्ता। इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज व्हाट, कंज्यूमर। ठीक, और यहाँ पे आपने प्रोड्यूसर बोला था, तो यहाँ पे अन्य नाम आ जाएगा उपभोक्ता। उपभोक्ता, चलिए ये आ गया। अब देखिए तीसरा जो हमारे पास प्राप्त होता है वो ऐसे हैं कि वो अपना भोजन तो स्वयं नहीं बना पा रहे, परंतु किसी मृत शरीर पे, चाहे वो पेड़ पौधों का मृत भाग हो या फिर जीवधारियों का हो, जैसे कि हम मानव हो गए, जीव जंतु हो गए, उनके सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर वो पनपते हैं। तो उसके लिए तृतीय नाम जो आपके पास आता है वह है मृतपोषी। तो अन्य नाम हमें क्या मिल गया, मृतपोषी। आप यहाँ पे लिख लीजिए मृतपोषी। अब इस मृतपोषी को भी आप अन्य नाम से जानते हो, एक और नाम जिसे आप कहते हो अपघटक। तो यहाँ पर आपके पास एक और वर्ड आ गया अपघटक। तो अपघटक क्या करेंगे, अपघटक की अगर बात किया जाए इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज व्हाट, डीकंपोजर। तो उनका काम क्या होता है, विघटन करना सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का, और वहां से फिर आपके पास या तो कार्बन यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो पर्यावरण में वापस चला जाता है, या फिर आप वहां देखोगे तो जीवाश्म ईंधन के तौर पर भी यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है जिसका उपयोग आप जैसे कि डीजल पेट्रोल का गाड़ियों में कर सकते हो। कोयला अगर आपके पास प्राप्त हो रहा है तो आप फैक्ट्रियों में उसका इस्तेमाल कर लेते हो। तो ये वर्गीकरण हमें दिखाई देता है जैविक घटक में, क्या क्या, स्वपोषी, विषमपोषी और मृतपोषी। अब जब आप इस विषमपोषी में जाओगे तो विषमपोषी को पुनः आप वर्गीकृत करते हो। कैसे, यहां देखते हैं। चलिए, जब हम इसका वर्गीकरण करने जाते हैं तो हमें अन्य नाम कुछ देखने मिलेगा। मैं प्रायः 3 ले रहा हूं, कई जगह 4 भी पोषक स्तर के आधार पर या ट्रॉफिक लेवल के आधार पर वो 4 नाम बताएंगे, हम 3 ही लेंगे। हम सबसे पहले हमने देखा कि भाई स्वपोषी, स्वपोषी में आपने क्या बना लिया, पेड़ पौधों को आपने ले लिया। अब जो आपने पेड़ पौधे लिए हैं उस पेड़ पौधों को खाने वाला भी तो कोई होगा, खाने वाला होगा जिसे आप द्वितीय पोषक स्तर पर या ट्रॉफिक लेवल पर लोगे। और उदाहरण के तौर पर आप उसे बकरी ले सकते हो। तो बकरी किसे खाएगा, स्वपोषी, पेड़ पौधों वालों को खाएगा। और वो किसके अंतर्गत ले रहे हो आप, उपभोक्ता के अंतर्गत। इसलिए उस बकरी को हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो आपके पास यहां पर आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। एक मिल गया हमें, क्या नाम बताया जा रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता। उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया कि आप यहाँ पर बकरी ले सकते हैं या खरगोश ले सकते हैं। हो गया क्लियर। अब आप देखें क्या बताया गया आपको बताया गया कि आपने स्वपोषी लिया जहाँ पे पेड़ पौधे थे, उस पेड़ पौधों को खाने वाला उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी ले लिए। अब भाई बकरी जो है वो तो विषमपोषी, स्वयं का भोजन नहीं बना सकती। परंतु आपने देखा होगा अगर हम ट्रॉफिक लेवल की अगर हम बात करें या पोषक स्तर की अगर बात करें किसी खाद्य श्रृंखला में, तो ये जो प्राथमिक उपभोक्ता में जो हमने बकरी लिया, इस बकरी को खाने वाला भी तो कोई हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो वहां पर मानव जाति को ले सकते हो या फिर आप भेड़िया ले लीजिए उदाहरण के तौर पर। तो वो किसको खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो।
तो बकरी को खा लिया, तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। तो अब आपके पास सेकंड जो नाम है यहां पर आप ले सकते हो द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए ये आ गया द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। उदाहरण के तौर पर आपको क्या बताया गया, बकरी को खाने वाला स्वयं मानव, या फिर आप यहाँ पे टाइगर ले सकते हैं, टाइगर आप बाद में लीजिएगा, भेड़िया ले लीजिए, ठीक है। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता कैसा है, ये मांसाहारी भी हो सकता है, बकरी को खा रहा है, या सर्वाहारी भी हो सकता है। मैंने मानव जाति की बात की, और मानव जाति आप जानते हो मांसाहारी भी है, सर्वाहारी भी है। हम शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, इसलिए हमने सर्वाहारी ले लिया। तो द्वितीय उपभोक्ता में आप मानव जाति को ले सकते हैं। अब आप देखिए, जब आप और आगे जाओगे तो इसी मानव जाति को खाने वाला, उसका उपभोग करने वाला आप लॉयन ले सकते हो, जिसे आप बाघ कहेंगे। तो वो किस में आ सकता है, तृतीयक उपभोक्ता में। तो आपका तीसरा आपके पास आ गया तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, और इस तृतीयक उपभोक्ता में उदाहरण आपके पास क्या दिया गया, जैसे कि आप ले सकते हो बाघ, आप ले सकते हो लॉयन। क्लियर हो गया ये चीज। अब कई बार यह भी देखा जाता है कि जो मैं पोषक स्तर की जो बात कर रहा हूं, सर पोषक स्तर क्या होता है, पोषक स्तर मतलब कि पोषण का सर्वप्रथम उत्पादन किसने किया, पेड़ पौधों ने किया, स्वपोषी किया। उसको खाने वाला कौन, बकरी, प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी को खाने वाला कौन, मानव, द्वितीयक उपभोक्ता। मानव को खाने वाला कौन, बाघ, जिसे आप लायन कहते हो, या टाइगर, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, पोषक स्तर आपके पास दिखाई दे रहा है। देखो यहां से ऐसा शुरू होते हुए, तो इसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और इसी ट्रॉफिक लेवल में या पोषक स्तर पे, जहां पे उत्पादक में पेड़ पौधों को खाई बकरी, बकरी को खाया मानव, मानव को खाया लॉयन ने। तो जब ये मृत हो जाए, जब ये मर जाए, इनकी बॉडी का जो कार्बनिक पदार्थ है वो सड़ने गलने लगे, तो उनको भी इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में बैलेंस बनाए रखने के लिए, ताकि पुनः इस स्वपोषी उत्पादक या पेड़ पौधों को वो प्राप्त हो सके, उस चक्र को बरकरार रखने के लिए ये अपघटक या मृत पोषी का महत्वपूर्ण रोल होता है। कैसे, अभी हमने देखा, ये जो पेड़ पौधे हो उत्पादक के तौर पर, या प्राथमिक उपभोक्ता बकरी, उसको खाने वाला मानव, मानव को खाने वाला तृतीयक उपभोक्ता लॉयन। जब ये मर जाएंगे, इनके मृत शरीर जो सड़ गल रहे हैं, इनका विघटन किया जाएगा इन्हीं अपघटक के द्वारा, और विघटन करके वो पुनः उदाहरण के तौर पर कार्बन यौगिक बना सकते हैं, या फिर एक ऐसा तत्व बना करके देंगे, यौगिक बना करके देंगे, जो दोबारा कहाँ चले जाएगा, पर्यावरण में चले जाएगा। उदाहरण के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर कौन लेगा, ये स्वपोषी उत्पादक पेड़ पौधे लेंगे, ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो क्या बनाएंगे, अपना भोजन का निर्माण करेंगे। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक चक्रण चल रहा है। अब अगर हम इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप समझना चाहते हो, तो डायग्राम के तौर पर हम कैसे बना सकते हैं, हमने बनाया, जैसे कि यहां पर देखेंगे क्या बताया गया आपके पास, भाई ये है आपके पास पर्यावरण का वायुमंडल भाग, जहां पर आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश की रोशनी में, ये देखिए सूर्य के प्रकाश की रोशनी में यहां पे हमने ले लिया। कौन इसे ग्रहण कर रहा है, हमने बोला प्राथमिक उपभोक्ता। यह है आपके पास ट्री या पेड़ पौधे। अब इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, यहां पर माफ करिए, सूर्य की किरणों की उपस्थिति में प्रक्रिया अपनाया इन्होंने, प्रकाश संश्लेषण, और यहाँ पे बनाए कार्बन यौगिक, जिसे आप कार्बन यौगिक के तौर पर आप कह सकते हो C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक पदार्थ का आपने निर्माण किया। अब इस पौधों को कौन खा रहा है, हमने देखा भाई इस पौधों को खाने वाला कौन था, बकरी। हमने लिया बकरी, तो चलिए बकरी को आपने क्या लिया कि सर जो बकरी है प्राथमिक उपभोक्ता, चलिए ठीक है, तो इससे बकरी में चले गया, क्या चले गया, कार्बन यौगिक चले गया। अब इस बकरी को खाने वाला हमें कौन दिखा, हमने बोला सर मानव को हम ले लेते हैं, ये लीजिए मानव ले लिया, तो मानव द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। यहाँ का कार्बन यौगिक कहाँ चले गया, मानव में चले गया। मानव को हमने देखा कौन खा रहा है, तो हमने बोला सर शेर ले लीजिए, बाघ ले लीजिए, ये इसको खा लेगा। तो मानव से कार्बन यौगिक जो है शेर में चला गया। अब ये पेड़ पौधे हो, बकरी हो, मानव हो, शेर हो, अगर ये मृत हो जाए सब के सब, अभी मृत की कंडीशन को लाया जा रहा है, मृत अगर मृत हो जाए, चाहे मानव को ले लीजिए, बकरी को ले लीजिए, या पेड़ पौधे मृत हो जाए, तो इस मृत होने की कंडीशन में इनका इस्तेमाल कौन करेगा, तो हमने बोला अपघटक। उदाहरण के तौर पर अपघटक में आप क्या ले सकते हो, आपको बताया गया कि आप
चींटी ले लीजिए, वो भी आप घटक का काम करते हैं। केंचुआ ले लीजिए आप बैक्टीरिया ले सकते हो, आप कवक ले सकते हो, तो ये विघटन का कार्य करेंगे। अब यहाँ पे जो कार्बन यौगिक इनको मिल रहा था, सड़े गले पदार्थ हमारे जीवधारियों के जो मिल रहे थे, उसको परिवर्तित कर देंगे कार्बनिक यौगिक में या फिर जीवाश्म बना देंगे, जहां से पुनः उदाहरण के तौर पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पर्यावरण में मिल गया और पर्यावरण से फिर पेड़ पौधे ले लेंगे। तो देखिए ये एक प्रकार का चक्र चल रहा है। इसे ही कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में इस तरीके के जो चक्र चलते हैं वो इसमें स्थिरता लाता है। तो सबका अपना एक महत्व है। चलिए, तो ये तो था संरचना को लेकर के। अब अगर हम पारिस्थितिकी के कार्यों की बात करें तो उस पर हम चलते हैं कि पारिस्थितिकी के कार्य क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के। तो चलिए समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण कार्य, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों की हम बात करते हैं। चलिए कार्य, तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कार्य आपके पास क्या मिल रहा है इसे हम देखते हैं। कार्य में मुख्य तौर पे हम 4 बिंदुओं की बात करेंगे, 4 बिंदुओं को लेते हैं। चलिए मुख्य तौर पर जैसे कि आप ले सकते हो, प्रथम मैं यहाँ लूंगा वो है उत्पादकता। अब आप इसे भी समझिएगा कि उत्पादकता क्या होती है, आप इसे समझिए कि उत्पादकता क्या होती है। देखिए विद्यार्थियों को प्रायः ना ये कंफ्यूज करता है कि उत्पादकता क्या है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा उपभोक्ता आ रहा है, फिर हमने देखा कि वहां पे उत्पादन हो रहा है इसका C6H12O6 कार्बन यौगिक का। तो सर ये उत्पादकता क्या है? जब कभी उत्पादकता की बात आती है तो आप एक वर्ड याद रखोगे, वहां से आप क्लियरली समझ जाओगे, वो है बायोमास। आप हिंदी माध्यम के हो चाहे आप अंग्रेजी माध्यम को हो, आप बायोमास ही पढ़ोगे। अब सर बायोमास क्या होता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बायोमास कुछ और नहीं बल्कि अगर हम ऊर्जा के प्रवाह की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ये देखा था, यहाँ देखिए हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से कार्बन यौगिक जो है या फिर पोषक तत्व जो है या फिर अगर आप ऊर्जा का प्रवाह ले जो कि पेड़ से बकरी, बकरी से मानव, मानव से शेर में जो ऊर्जा भी जा रही थी, इस प्रकार का जो हम चक्र ले रहे थे, इसमें हम विशेष तौर पर पढ़ते हैं जैसे कि जीवों में पेड़ पौधे हो गया, बकरी हो गया, मानव हो गया, शेर हो गया, इनका जो शरीर था ना वो शरीर ही बायोमास है। शरीर ही क्या है? बायोमास है। और ये जो बायोमास होता है वो एक बेहतर विकल्प रहता है ईंधन के तौर पर। सर ये बायोमास ईंधन के तौर पर कैसे विकल्प में आ गया, इसे हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आप बायोमास बोल रहे हैं। तो इस बायोमास में एक उदाहरण मैं देता हूं, उदाहरण आप ले सकते हो बायोमास के अंतर्गत, जैसे कि लकड़ी। अब आप मुझे बताइए लकड़ी किससे मिला? आपको पेड़ों से मिला, वृक्षों से। वृक्षों के मृत हो जाने के बाद लकड़ी आपके पास प्राप्त हो जा रही है, तो लकड़ी ही बायोमास है। अभी ईंधन का स्रोत कैसे है भाई? लकड़ी को अगर आप जलाओगे तो आपके पास क्या निकलेगा? एक ऊर्जा उत्पन्न होगी ना, तो ईंधन का प्रयोग हुआ यहाँ पर। या फिर यही सड़ गल जाए कई करोड़ों वर्षों बाद कोयले में परिवर्तित हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थों में परिवर्तित हो जाएगा, तो आप जब उनका ज्वलन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ईंधन प्राप्त होगा। इसलिए कहा जाता है एक बेहतर उदाहरण है बायोमास ईंधन के स्रोत के तौर पर। अब मेरे ख्याल से उत्पादकता आपको समझ में आ गया कि प्राथमिक तंत्र के कार्यों में उत्पादकता। तो उत्पादकता क्या है? उत्पादकता मतलब इसी बायोमास के उत्पादन की दर को, द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस बायोमास, वो कहलाता है उत्पादकता। इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज व्हाट? प्रोडक्टिविटी। समझा ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सेकंड जो हमें यहाँ पर प्रमुख कार्य जो दिखाई देता है, सेकंड वो क्या दिखाई देता है? तो हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया था ऊर्जा के प्रवाह की, अभी साइकिल आपको बताया गया था, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से हमने ऊर्जा लिया, पेड़ पौधे ले लिए, पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण करके बनाया क्या? कार्बनिक यौगिक बनाया। फिर पेड़ पौधों से को खाने वाली बकरी, बकरी को खाने वाला मानव, मानव को खाने वाला शेर, और शेर मर जाता है तो मृत हो जाते हैं ये सब। तो यहाँ से आप घटक जो है आप घटन करके कार्बन डाइऑक्साइड अन्य कार्बनिक पदार्थ दोबारा पर्यावरण में भेज देते हैं, तो इनमें एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है ऊर्जा प्रवाह, जो अभी मैंने आपको समझाया था जस्ट, ऊर्जा प्रवाह। अब बस आप एक चीज ये याद रखिएगा, इस ऊर्जा प्रवाह की अगर बात किया जाए, यहाँ देखते हैं हम इसी साइकिल में बात करते हैं ऊर्जा के प्रवाह की। तो यहाँ देखते हैं ऊर्जा का प्रवाह आपके पास कैसे हो रहा है। हमने देखा सर ऊर्जा का जो प्रवाह है वो इस तरीके से गया। यहाँ देखिए सूर्य से ऊर्जा को किसने लिया? पेड़ पौधों ने लिया।
पेड़ पौधों से ऊर्जा किसमें गई? बकरी में गई। बकरी से ऊर्जा किसमें गई? मानव में गई। मानव से शेर में। और जब ये सब मृत हो गए तो मृत होने के बाद अपघटक ने उसका विघटन कर दिया। ये इस तरीके से। परंतु ये याद रखिएगा, ये जो ऊर्जा है ना, इस ऊर्जा का पुनः चक्रण नहीं होता। ये महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी ये जो रेड कलर से आपको दिखाई जा रहा है, ये ऊर्जा बताया जा रहा है। ऊर्जा का पुनः चक्रण नहीं होता। ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये पोषक स्तर बढ़ता जाता है, या फिर ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे अन्य ट्रॉफिक लेवल या पोषक स्तर पर आप जाते जाते हो, तो हमारे पास एक नियम है, वो आप याद रखोगे। नियम कहता है 10% का नियम। और ये 10% के नियम के आधार पर वो ये कहता है कि एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर पर जब आप जाते हो तो इन ट्रॉफिक स्तर में जो जीवधारी हैं उनके शरीर से ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है। ठीक है, हीट रेडिएट हो रही है, देयर इज अ रेडिएशन ऑफ द हीट, जिसकी वजह से पूर्णतः 100% या 100% ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर पर नहीं होता, हानि होते चलती है। और यही कारण है जैसे जैसे आप स्तर बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे आप यहाँ स्तर बढ़ाते जाते हो, हर एक स्तर पर जो ऊर्जा है वो कम होते जाती है और अंत में ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसका मान शून्य हो जाता है। और यही कारण है ऊर्जा के प्रवाह को कहा जाता है कि ये पुनः चक्रण में दिखाई नहीं देता, अंत में ये शून्य हो जाता है। या फिर यहाँ पर आप एक वर्ड याद रखिएगा कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो कैसा है? एक दिशीय। ये बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। कैसा है? एक दिशीय, एक ही दिशा में ऊर्जा जो है प्रवाहित होती है। मतलब जैसे जैसे स्तर पर आप ऊपर बढ़ते जाओगे वो शून्य की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये था ऊर्जा का प्रवाह, एक प्रमुख कार्य पारिस्थितिकी तंत्र का। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे अब देखते हैं कि अब आपके पास क्या और कार्य हमें मिल सकता है। तो कार्यों की अगर बात किया जाए तो अन्य आप दे सकते हो। नेक्स्ट वर्क वो है, उसी साइकिल में हम जाएंगे। तो हमने देखा था पोषक तत्व थे, अलग अलग पोषक तत्व थे। भाई आपने क्या देखा था? आपने देखा था, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आपने देखा कि ये पेड़ से जो पोषक तत्व मिला उसको बकरी ने खाया, बकरी से जो पोषक तत्व था उसको मानव ने लिया, मानव से जो पोषक तत्व था कार्बनिक पदार्थ उसको शेर ने खाया, शेर की मृत्यु हो जा रही, सबकी मृत्यु हो जा रही, तो अपघटक उसका विघटन कर दे रहे हैं। तो पोषक तत्व इस पोषक स्तर पर बढ़ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये याद रखिएगा कि जो हम पोषक का चक्रण कर रहे हैं वो पूर्णतः क्या होता है? एक स्थान से चालू होकर के दूसरे स्थान पे पुनः मिलेगा, मतलब वो शून्य नहीं होता, वो दोबारा आपको पोषक तत्व पर्यावरण में प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिखाई दे रहा है, ये खनिज पोषक तत्व के नाम पर जाना जाता है। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड शुरुआत कहाँ से हुआ था? पर्यावरण से हुआ था। पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को किसने लिया? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेंगे पेड़ पौधे, कार्बन यौगिक बनाए, उसको किसने खाया? बकरी। तो बकरी में चला गया पोषक तत्व, और बकरी से कहाँ चल गया? मानव में चले गया एक खनिज पोषक तत्व। तभी तो कार्बन यौगिक की बात चल रही है आपकी अपने बॉडी में। फिर उसको कौन खाया? शेर। अब ये सब के सब मर गए, मृत हो गए, तो इनका अपघटन या विघटन कौन कर रहा है? अपघटक कर रहा है, डिकम्पोजर कर रहा है, जैसे चींटी की बात चल रही है। और जिससे पुनः कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कहाँ चलेगा? पर्यावरण में। तो देखिए पूर्णतः एक चक्र है चक्र। इसका मतलब कि यह है कि आप ये कह सकते हो कि जो तीसरा प्रमुख कार्य है वो है पोषण चक्रण। पोषण चक्रण या पोषण चक्र, जो कि कंप्लीट एक साइकिल होता है। अभी आपको समझ में आ गया? चतुर्थ अगर इसकी बात किया जाए, जैसे कि मैंने बार बार बताया, जब ये सब के सब मृत हो जाते हैं तो उनका अपघटन किया जाता है। किसके द्वारा? अपघटक के द्वारा। तो चतुर्थ कार्य आप दे सकते हो अपघटक। अब बात उठती है कि सर अपघटक का क्या महत्व है? अपघटक का क्या महत्व है? व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर? अपघटक का यह महत्व है, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए जब हमने यहाँ पे अपघटक को लिया तो इस अपघटक ने क्या किया? जो मृत शरीर था उसके कार्बन यौगिक को अलग अलग कर दिया। या तो आपको तत्व के तौर पर मिलेगा कार्बन, या फिर आपको यौगिक के तौर पर मिलेगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको पुनः पर्यावरण में भेज देता है ताकि एक चक्र चल सके। इसका मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता बनाए रखने का अपना महत्व है इस अपघटक का।
इसलिए इस पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों में आप अब घटक को भी याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये तो हो गया पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। अब आपको मैं एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं जो प्रायः विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर रहा होता है, वो है पारिस्थितिकीय निकेत। तो चलिए समझते हैं कि पारिस्थितिकी निकेत क्या है, और यह हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर का। तो समझते हैं हम पारिस्थितिकी निकेत क्या है। पारिस्थितिकीय निकेत, इसी पारिस्थितिकी निकेत का अन्य नाम जो आप जानते हो वह पारिस्थितिकीय आला या पारिस्थितिकीय, आपके पास यहाँ पर नाम आ जाएगा, हाँ निकेत आप ले लीजिए, जनरली इन्फॉर्मेट पारिस्थितिकी निकेत के नाम पर जाना जाता है, या पारिस्थितिकी कर्मता, वो भी आपके पास नाम सुनने में मिलेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पारिस्थितिकी निकेत है क्या। पारिस्थितिकी निकेत का मतलब होता है, जैसे कि आपको यहाँ बताया गया कि हम ले रहे हैं किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र की हम अगर बात करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक मान लीजिए ये भूमंडल है, भूमंडल या भौतिक आपका एक पर्यावरण है। इस भौतिक पर्यावरण में जहां पर आपको पहले ही बताया जा चुका है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है स्थल मंडल, मृदा की यहाँ पे बात चल रही है, मृदा आ गया, या फिर हमने देख लिया यहाँ पे जल की बात हो रही थी, या फिर हमने देख लिया यहीं पर ही आपके पास क्या हो रहा है, वायुमंडल हो रहा है, जिसमें हम इस तरीके से पक्षियों की बात कर ले, या फिर अगर हम यहाँ पे वृक्ष लगा ले और यहाँ पर अगर हम कोई जानवर या फिर जीव जंतु की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो इनके बीच जो अंतर संबंध है उसको हमने पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत प्रदर्शित किया था। तो सर पारिस्थितिकी निकेत क्या है? पारिस्थितिकी निकेत के कहने का मतलब ये है कि हम किसी विशेष या खास प्रजाति की हम बात करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये शेर है, तो विशेष या खास प्रजाति की हम अध्ययन यहाँ पे करते हैं कि इस पर्यावरण में और इनसे संबंधित यहाँ पे जो और अन्य जीव है उनके साथ इनका क्या इंटरेक्शंस है, हम उसको जानते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं किसी विशेष खास प्रजाति को लेकर के। क्यों? क्योंकि जब हम विशेष खास प्रजाति की विशेष या खास प्रजाति का अध्ययन करेंगे, इस भौतिक पर्यावरण में उनकी क्या भूमिका है, इस भौतिक पर्यावरण में अन्य प्रजातियों के साथ उनका क्या इंटरेक्शन है, अंतर संबंध है, तो हम पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्थिरता ला सकते हैं। कैसे? उसे समझने के लिए फिर से अगर हम हमारे इस बनाए गए डायग्राम में अगर हम जाएं तो यहाँ देखिए आपको पता चलेगा कि अगर हम यह देख ले कि किस तरीके से आपके पास यहाँ देखिए यहाँ पेड़ पौधे थे और उसे खाने वाला बकरी, मानव, शेर, अपघटक, अगर हम विशेष तौर पे इस बकरी प्रजाति के में अध्ययन करें कि वो इस भौतिक पर्यावरण में उसकी अपनी क्या भूमिका है, इस भौतिक पर्यावरण में या इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत मानव के साथ या शेर के साथ उसका क्या अंतर संबंध यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि बकरी मानव और शेर के लिए कैसा दिखाई दे रहा है, एक भोजन के तौर पर। जब हम इसे अध्ययन कर लेते हैं तो हमें इस पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस करने के लिए, स्थिर रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण ये रोल निभाता है। कैसे? क्योंकि देखिए जब हम किसी विशेष प्रजाति पर अध्ययन कर लेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात करें या इस पारिस्थितिकी तंत्र में हम ऊर्जा के प्रवाह की बात करें तो आपके पास एक अलग अलग ट्रॉफिक लेवल, जैसे ये ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये ट्रॉफिक लेवल हो गया, हर ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा के प्रवाह को या फिर पोषक तत्व के चक्रण को लेकर के जो घट बढ़ सकता है हम उसे बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। यही महत्व होता है इस पारिस्थितिकी निकेत का। अब बात उठती है कुछ फैक्चुअल चीजों की कि पारिस्थितिकी निकेत शब्दावली सर्वप्रथम किसने उपयोग किया, तो आप याद रखोगे सर्वप्रथम 1917 में आपके पास एक नाम दिखाई देगा, वो है जोसेफ ग्रिनेल। तो जोसेफ ग्रिनेल के द्वारा सर्वप्रथम यह वर्ड यूज किया गया है, आप ये याद रखोगे। प्रश्न कई बार आपसे पूछ सकता है। वैसे ही अगर प्रश्न आपके पास आता है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का किसने इस्तेमाल किया, तो आप याद रखोगे 1866 में, 1866 में इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले थे हैकेल। ये आप नाम याद रखोगे,
हैकेल कौन है? तो ये जीव विज्ञानी, इन्होंने सर्वप्रथम उपयोग किया। किस पुस्तक में इन्होंने अपना इस शब्द का इस्तेमाल किया? तो इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम आप याद रखोगे, वो है जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म, इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया है। वैसे ही पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम इस शब्द को किसने इस्तेमाल किया? तो आप याद रखोगे 1935 में नाम याद आता है हमें, वो है अर्नेस्ट टांसले। इन्होंने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया, या टेंसले, ये आप याद रखो। ठीक है, तो ये था हमारे आज का लेक्चर। पर्यावरण के अंतर्गत हमने पढ़ा पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य कार्य। अन्य और लेक्चर को लेकर के हम इस सीरीज में बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।